Hi everyone, so in this video we will see chapter number 2 का ये सेकेंड पार्ट है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। सो इंडिया में अलग अलग प्रकार के जो वोकेशंस हैं, जो भी काम किए जाते हैं, उसके बारे में बहुत ही प्यारी सी पोयम दी गई है। ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 वी आर डन विद दिस बोथ पार्ट, है ना। एक चैप्टर था और एक पोयम थी, और सेकेंड में ये पॉट मेकर के साथ साथ एक और यहाँ पे स्टोरी दी गई थी क्वालिटी, वो भी हमने रीड किया, उसका रिव्यू भी देखा। अब ये पोयम कर लेते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द पोयम एंड रीड इट टुगेदर। व्हाट इज देयर? सो उससे पहले दिया है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। सो गिवन बिलो आर 4 रिडल्स, 4 पहेलियां दी गई हैं। आइडेंटिफाई करना है कि किन लोगों के बारे में ये जो पहेली है वो दी गई है। ओके, सो इसमें पहला है गिवन बिलो आर 4 रिडल्स। तो पहला है इन फरोज डीप सीक्रेट्स आई सो As time passes, I watch them grow. Who am I? जैसे फरोज बना के, क्यारियां बना के, और मैं उसमें बीज लगाता हूँ, और जैसे जैसे टाइम पास होता है उन्हें मैं ग्रो होते हुए देखता हूँ पौधे के फॉर्म में। तो क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? फार्मर के बारे में। देन फ्रॉम व्हील टू किन माई स्किल इज बॉर्न, स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फॉर्म। हु एम आई? तो इसका आंसर क्या होगा? पॉटर। पिछले स्टोरी में हमने पढ़ा कि चाक जो होता है जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वहां से लेकर और फिर किन, भट्टी जो होती है जहां पे मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, वो किसका काम होता है? पॉटर का। देन नेक्स्ट इज आई ले फाउंडेशंस ब्रिक बाय ब्रिक टू बिल्ड अ हाउस, इट्स मी यू पिक। हु एम आई? घर बनाने के लिए फाउंडेशन यानी नींव डालने के लिए ईंट ईंट जोड़कर बनाता है, तो ये कौन है? मिस्त्री, जिसे हम मैसन बोलते हैं। आई वर्क विद पॉट्स पैन्स एंड स्पाइस क्रिएटिंग डिशेज दैट टेस्ट सो नाइस। हु एम आई? कुक एंड शेफ। कुक बोल सकते हैं, शेफ बोल सकते हैं। ओके, इसी में सेकेंड वाला क्वेश्चन है What is the role and relevance of people you identify in the riddle? जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, जैसे फार्मर हो गया, पॉटर हो गया, मैसन हो गया, कुक या शेफ, इनका क्या रोल है और ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी में, ये हमें बताना है, अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है और टीचर के साथ। तो फार्मर का क्या रोल होता है? फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं लोगों को, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। पॉटर यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो पॉट्स बनाते हैं, क्ले के आइटम्स बनाते हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं, और प्रिजर्व करते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट को, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है उसको समेट कर रखते हैं। फिर मैसन क्या करते हैं? दे बिल्ड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, दे हेल्प इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। कुक और शेफ क्या करते हैं? तो कुक प्रिपेयर करते हैं फूड फॉर पीपल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील, और बहुत ही पोषक तत्व से भरा हुआ खाना लोगों को खिलाते हैं। अब हम पोएम रीड करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। सो पोएम है यहाँ पर रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। I hear भारत celebrating the varied vocation I hear। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पोएट जो है वो कह रहे हैं कि उसे ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है, और वह वेरिड वोकेशन, मतलब जो वेरिड मतलब अलग अलग, वोकेशन मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी आवाजों को सुन रहा है। ये इंडिया अपने बारे में बोल रहा है कि भारत, पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा है, और जो अलग अलग काम करने वाले लोग हैं उसको जश्न के फॉर्म में वो लोग मना रहे हैं, उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मतलब हर पेशा, हर वोकेशन जो होता है, हर काम जो होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट वोवन विद कलर्स एंड myriad ह्यूज। myriad मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्राफ्ट पर्सन है यानी कारीगर हैं, जो काम करते हैं, वो अपने काम को क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और जो रंग बिरंगे डिजाइन है उनसे ही इनका काम क्या है? भरा हुआ है ना, पूरी तरीके से भरा हुआ है। मतलब कला यानी जो क्राफ्ट है, और हस्तशिल्प जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाया गया जो काम होता है, वो भारत की क्या है? पहचान है। द आर्टिशंस विद ल्यूट्स ईच हेलिंग वरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट्स। अब यहाँ आर्टिशंस किसके बारे में कहा जा रहा है? जो भी संगीतकार हैं या कलाकार हैं। ल्यूट्स यानी जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, कोई सा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसे हम कहते हैं ल्यूट्स। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाते हैं, ओके, सो उन्हें बजाते हुए अपनी भावनाओं को, वो अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सपनों को, राइट। जिनकी ध्वनियां जो है, ये जो भी ल्यूट्स बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र वगैरह, संगीतकार, उससे क्या हो रहा है? उनकी जो
इको यानी कि जो गूंज है वो गलियों में फैल रही है, हर तरफ मतलब आपको खुशी का माहौल मिल रहा है, हर काम करने वाला अपने काम को सेलिब्रेट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने देखो क्राफ्ट पर्सन की बात पढ़ी, आर्टिशियंस की बात पढ़ी, अब कारपेंटर्स, द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग। अब यहाँ पर जो बढ़ई है, लकड़ी का काम करते हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसिशन। प्रिसिशन मतलब एकदम सटीक, आप स्केल से नापो तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट आए, राइट। सो इतना अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं, जो लकड़ी का कुछ भी बना सकते हैं, और जो भी बनाते हैं बिल्कुल मैथ की तरह, मानो कि वो नाप तौल के बनाया गया है। तो उनका काम जो है वो स्किल से भरा हुआ है और परफेक्शन उसमें इनके पास होती है। ओके, परफेक्शन, स्किल एंड परफेक्शन। सो उनका काम स्किल और परफेक्शन का एक एग्जाम्पल है, और बढ़ई जो होते हैं वो बहुत सटीक तरीके से लकड़ी की चीजें बनाते हैं। नाउ अब आती है बारी इलेक्ट्रीशियंस की। तो ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रीशियन का क्या रोल है? सो द इलेक्ट्रीशियन हमिंग, हमिंग मतलब होता है गुनगुनाना। तो इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करने वाले मिस्त्री हैं, वो भी गुनगुना रहे हैं। दे गेट रेडी फॉर वर्क, वो काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स। वो किस चीज से काम करते हैं? वायर्स के साथ, केबल्स के साथ, और इनसे काम करके हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसे ब्राइटन करते हैं, रोशन करते हैं, चमकदार करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़ा। ये देखो यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, शेफ है, कारपेंटर हैं, यहाँ फिशरमैन है ना। चलो आगे देखते हैं। अब बोटमैन की बात हो रही है, जो नाविक है, नाव पे जो सवार है, उसकी बात हो रही है। सो जो नाविक है ये क्या करता है? बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। शोर मतलब समुद्र का किनारा जो होता है, तो वहां से ये लोग समुद्र में काम करते हैं। समुद्र के किनारे पर वो अपने जो नेट्स हैं, जाल है, उसको समेटते हैं। सेलिंग, पानी में तैर कर जाते हैं नाव को लेकर, तैरकर मतलब नाव के साथ जाते हैं। सिंगिंग वाइल एट वर्क, और जब वो काम कर रहे होते हैं तो गुनगुना भी रहे होते हैं गीत को। रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, और जब समुद्र से वो वापस आते हैं किनारे पर, तो वहां से जो बहुत अलग अलग टेल्स यानी कहानियां अपने साथ लेकर आते हैं लोगों को सुनाने के लिए। ठीक है, मतलब उनका जीवन मेहनत और बहुत ही रोमांच यानी कि बहुत ज्यादा, एक हम कह सकते हैं थ्रिलर जैसा उनका लाइफ स्टाइल या उनका वर्क लाइफ होता है। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। अब शू मेकर यानी कि जो मोची होता है, जो जूते बनाता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो मोची जो है अपने जूतों की क्वालिटी पे वर्क करता है, वह उसकी गुणवत्ता पे गर्व करता है कि मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, क्योंकि लोग उसी के जूते पहनकर, उसी के बनाए हुए जूते पैरों में पहनकर चलते हैं, डांस करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, घर आते हैं, काम पे जाते हैं, है ना। सो उनका काम क्या है? रोजमर्रा की जो डेली लाइफ होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, next one is about cook. Delicious singing of cook or the rhythm of designer, mason, each celebrating what belongs to them and to none else. मतलब चाहे कोई रसोइया हो, कुक हो, खाना बनाने वाला हो, या कोई डिजाइनर हो, है ना, किसी भी चीज का डिजाइनिंग कर रहा हो, कोई मैसन हो यानी कि जो राजमिस्त्री होते हैं, घर बनाते हैं, वो हर व्यक्ति सेलिब्रेट कर रहा है, अपने काम से खुश है, जिस भी काम से वो बिलोंग करता है, जुड़ा हुआ है ना, बिलोंग्स टू देम। जिस भी काम से वो जुड़े हुए हैं वो उसमें खुश हैं और गर्व महसूस करते हैं। सो हर जो प्रोफेशन है, हर जो पेशा है, वो अपने आप में क्या है? स्पेशल है। ओके, नाउ द वॉइस ऑफ देयर वोकेशंस इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। उनका जो काम है वही क्या है? उनकी आइडेंटिटी है, पहचान है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर। और यहाँ पर फिर से कवि कह रहे हैं कि मैं अलग अलग जो आवाजें हैं, पूरे देश में अलग अलग काम करने वाले लोग जो हैं, मुझे उन सब की आवाज सुनाई दे रही है, और ये सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा है। तो भारत क्या है? विविधता यानी कि डाइवर्सिटी और हार्ड वर्क हमारे देश की क्या है? पहचान है। डाइवर्सिटी में अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग आ गए। सो ये थी पोयम। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो चेक योर अंडरस्टैंडिंग। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोयम हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हैं ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो उन्हें हमें रेक्टिफाई भी करना है, सही बताना है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है मैंने अलग पेज पे किया है, तो चलिए देख लेते हैं।
तो चलिए पहला देखते हैं स्टेटमेंट। पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्समैन। तो यस, स्किल्ड वर्क के बारे में बात हो रही है क्राफ्ट पर्सन की। पोएट शेयर्स दैट म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट। यस, म्यूजिशियन जो है, म्यूजिक बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वाद्य यंत्र के थ्रू अपने जो एक्सप्रेशन है उसको व्यक्त कर रहे हैं। कारपेंटर्स इन द पोएम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। नहीं, उनका वर्क लॉजिकल है क्या कारपेंटर का? नहीं, ये क्या है? फॉल्स है। तो इसका करेक्शन क्या होगा? मैं यहाँ पे करेक्शन लिखना भूल गई हूं, आप लिख लीजिएगा। द कारपेंटर्स, जो कारपेंटर्स हैं, आर एडमायर्ड फॉर their skill and careful work। वो अपने स्किल के लिए और मेहनत से जो केयरफुल तरीके से वो एकदम प्रिसीशन से काम करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन इन द पोएम आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लाइटिंग अप द लाइट्स। यस, ये हमारे जीवन में रोशनी लाते हैं। पोएम पेज होमेज, होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि, टू शू मेकर्स हु मैन्युफैक्चर क्वालिटी फुटवेयर। ट्रू, इसमें एक तरीके से हम अपना जो है ऑनर व्यक्त कर रहे हैं शू मेकर के प्रति। पोएम जो है सेलिब्रेट कर रहा है पेट्रियोटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत। क्या यहाँ पे देशभक्ति दिखाई गई है? नहीं, फॉल्स। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ द पोएम सेलिब्रेट्स, इसका भी मैं करेक्शन लिख देती हूँ। द पोएम सेलिब्रेट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड different vocations। ओके, चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं। पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड। ट्रू, हर वोकेशन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस अप्रिशिएट द पोएम। यहाँ पे पोएम की जो चीजें दी गई हैं इंपॉर्टेंट, उन सब के बारे में बात की गई है। जैसे राइम स्कीम एंड लाइन के बारे में बताया गया कि किस तरीके से लाइन्स को लिखा गया और राइमिंग स्कीम क्या है पोएम की। तो पहला है, डज द पोएम स्ट्रिक्टली अडेयर टू अ राइम स्कीम और इट इज फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स क्या होता है? जैसे आप पोएम पढ़ते हो तो पोएम में लास्ट के जो वर्ड होते हैं ना, मैच होते रहते हैं, जैसे ड्राई, स्काई, है ना, फ्लाई। लेकिन ऐसा इस पोएम में है क्या, या फिर ये फ्री वर्ड्स है? सो पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। इसमें फ्री वर्ड्स है, इसमें इट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड राइम स्कीम, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वैरिंग लेंथ ऑफ लाइन्स इन द पोएम। जो लाइन्स है पोएम में, कभी छोटी है कभी बड़ी है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? सो डिफरेंट लाइन लेंथ्स क्रिएट अ नेचुरल रिदम एंड मेक द पोएम लाइवली एंड एक्सप्रेसिव। देन व्हाट इज द पैटर्न इन स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइन ऑफ द पोएम। क्या पैटर्न देखने को आपको मिलता है? सो जो बहुत सी लाइनें हैं वो डिस्क्राइब करती हैं डिफरेंट वर्कर्स एंड देयर स्किल्स, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर देयर वोकेशंस। ओके, नाउ ये तो हो गया पहला। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए। तो पहला है राइम स्कीम या लाइन का किस तरीके से क्रिएशन है वो बताया गया है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें स्पीकर के बारे में, जो बोल रहे हैं कविता को। सो हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हर और हिज रोल हियर। कौन है स्पीकर इसमें? आपको लगता क्या है कौन है हो सकता है, और जो भी स्पीकर है उसका रोल क्या है? तो स्पीकर जो है एक ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है किस चीज को? एक तो अप्रिशिएट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है वर्क ऑफ डिफरेंट आर्टिशंस एंड वर्कर्स, अलग अलग आर्टिशंस के वर्क को और आर्टिशंस और वर्कर्स के वर्क को। नाउ ये हो गया दूसरा स्पीकर। थर्ड पॉइंट है इसमें टोन, टोन या मूड कैसा है पोएम का। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। इसमें से आपको सही वर्ड फिल करना है। और टोन इज अ रेवरेंशियल, ये वाला वर्ड आएगा। ओके, रेवरेंशियल एंड सेलिब्रेटरी, depicting a sense of admiration and respect for the artisan and craft person। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड आपको दिए गए हैं। इन वर्ड्स के मतलब क्या है? रेवरेंशियल मतलब होता है सम्मान पूर्वक, सम्मानपूर्ण। ओके, सेलिब्रेटरी मतलब उत्सवपूर्ण, उत्सवपूर्ण मतलब जश्न मनाने जैसा। ठीक है। नाउ देयर इज अ जॉयफुल मूड थ्रू आउट द पोएम। पूरे समय जॉयफुल मूड है। जॉयफुल मतलब खुश या आनंदपूर्ण। यहां लिख देती हूँ आनंदपूर्ण। साउथ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आई नो हिंदी आप लोगों को नहीं जानना है, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है, बट जो बच्चे हिंदी ज्यादा समझते हैं उनके लिए मुझे बताना पड़ता है। कैप्चरिंग द वाइब्रेंसी एंड रिचनेस ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन एंड स्किल्स। अब इसमें तीसरा वाला देखते हैं।
थर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी मतलब जब पोयम को आप एक्सप्लेन करते हो, पढ़ रहे हो, तो आपके सामने एक चित्र उभर कर आ रहा है, इमेज क्रिएट हो रहा है ना, इसीलिए एक पोयम की क्वालिटी क्या होगी कि इसमें इमेजरी यूज हुआ है। सो सेलेक्ट एनी 2 डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पोयम दैट इवोक विजुअल इमेजेस। ऐसी कोई 2 लाइंस बताओ पोयम से या 2 डिस्क्रिप्शंस बताओ जिसे पढ़कर आपकी आंखों के सामने विजुअल इमेजेस बन रहे हैं। तो पहला, शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। शू मेकर बता रहे हैं कि उनके काम की क्वालिटी कैसी है। और फिर यहाँ दिया डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, कि जो खाना बनाते वक्त, जब मम्मी भी आपकी खाना बनाती होंगी तो आप देखते होंगे कभी अच्छे मूड में रहती है तो गुनगुनाती रहती हैं, तो एक इमेज उभर कर हमारे सामने आ रहा है। नाउ सुटेबल फ्रेजेस से हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। पोयम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजरी थ्रू मेंशन ऑफ आर्टिशंस विद ल्यूट्स। अब आर्टिशंस की बात हो रही है और ल्यूट्स की बात हो रही है, मतलब वाद्य यंत्र की, तो हमें वो बजाते हुए दिख रहे हैं, है ना, जैसे फ्लूट्स बजा रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, एंड एम्फेसाइजिंग द साउंड्स एसोसिएटेड विद ईच वोकेशन। और हर जो ये इंस्ट्रूमेंट है उनके साउंड कैसे हैं ये हमें फील होता हुआ दिख रहा है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? रूपक। रूपक मतलब ये व्याकरण में, हिंदी के व्याकरण में भी ये कॉन्सेप्ट आता है, जब हम किसी चीज की सीधे दूसरी चीज से तुलना करते हैं, जैसे किसी एक को हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ये वाला ट्रू है कि फॉल्स है। द मेंशन ऑफ डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। कुक के लिए डिलीशियस सिंगिंग यूज हुआ है, ये एक मेटाफर है, बिकॉज इट इम्प्लाइज द क्वालिटी ऑफ सिंगिंग इज सो एंजॉयबल और प्लीजिंग दैट इट कैन बी इक्वेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग समथिंग डिलीशियस। जैसे डिलीशियस सिंगिंग मतलब गाना जैसे हम सुनते हैं तो हमें बहुत इंजॉयबल और प्लीजिंग लगता है, अच्छा लगता है हमारे कानों को, तो जब हम कोई चीज टेस्ट करते हैं तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इन दोनों को तुलना की गई है, मतलब टेस्ट को साउंड के साथ तुलना की गई है। तो क्या यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है? यस, ट्रू। ठीक ना। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण। मतलब आप किसी चीज को जो कि सामान है, वस्तु है, उसको आप मनुष्य जैसा ट्रीट कर रहे हो। जैसे हवा गुनगुना रही थी, तो कभी हवा गुनगुनाती है क्या? नहीं, है ना। लेकिन हम हवा को मनुष्य की तरह बता रहे हैं कि विंड क्या है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह गाना गा रही है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है, सेलेक्ट द लाइन दैट टेल्स अस दैट पोएट पर्सोनिफाइज वोकेशन बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू देम। यहाँ पर कवि ने इस कविता में किस वोकेशन को ऐसा पर्सोनिफाई किया है? सो वॉइस ऑफ देयर वोकेशंस इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। जो उनके काम की वॉइस है, जो वो बोल रहे हैं, जो उनका काम है, वो उनकी क्या है? आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट है, 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट है, मैंने हिंदी वर्ड इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि एलिट्रेशन क्या होता है। फिर बच्चे बोलते हैं मैम ये समझाओ, हर क्लास में आया है बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, की रिवाइज हो रही है, बार बार चीजें रिपीट हो रही है। वाई माइट द पोएट हैव बिगन एंड एंडेड विद द सेम लाइन। देखो पोएम में यही लाइन से शुरुआत थी, है ना, और यही लाइन पे एंड थी, तो इस ऐसा क्यों किया गया है कविता में? इट तो ऐसा इसलिए है टू एम्फेसाइज द सेलिब्रेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट वोकेशंस इन इंडिया, ताकि जोर दिया जा रहा है बताने के लिए कि इंडिया में कितनी वेरिएशंस हैं, वैरिड वोकेशंस है, राइट। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास, जब एक ही ध्वनि या अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो। तो 2 ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं। स्विफ्टली स्वीप, यहाँ एस रिपीट हुआ है, ब्रिक बाय ब्रिक, यहाँ बी रिपीट हुआ है, तो इसमें क्या यूज हुआ है? एलिट्रेशन। ओके, लेटर एस का और लेटर बी का। नाउ सिंबोलिज्म क्या होता है? तो सिंबोलिज्म मतलब होता है प्रतीक, प्रतीकात्मक, मतलब किसी चीज का गहरा या प्रतीकात्मक अर्थ। ईच वोकेशन इन द पोएम सिंबलाइजेस समथिंग मोर देन जस्ट अ जॉब। व्हाट डज इट सिंबलाइज? एक जॉब से बढ़कर जॉब को बताया गया है। तो इससे क्या पता कर चलता है? डिग्निटी ऑफ द लेबर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी वर्कर इन सोसाइटी की। कोई भी लेबर है, कोई भी काम करने वाला मजदूर है, तो उसकी डिग्निटी है, आत्मसम्मान है, और हर उस सोसाइटी में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट हमारा। नाउ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यहाँ पैसेज दिया गया है या लाइंस दी गई हैं पोएम की, उस बेसिस पे क्वेश्चन है। जैसे द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक डांस रन जंप रिटर्न होम, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ द डिजाइनर मैसन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। द पोएट सेज दैट द शू मेकर अफर्म्स द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। व्हाट डज अफर्म? अफर्म यहाँ पर क्या हो रहा है? अफर्म मतलब होता है कंफर्म करना,
बताना, डिक्लेयर करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू मेक एडजस्टमेंट इन, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस, टू लेबल द गुड्स, टू जस्टिफाई द एफर्ट्स। तो इसका आंसर होगा टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस। ओके, यहां मैंने दे दिया है पहले का आंसर टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस, ये वाला। सेकेंड है व्हाट डू क्वालिटी शूज हेल्प विद अकॉर्डिंग टू द पोएट। जो अच्छे शू होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? वॉक, रन, dance and return home comfortably. Then what does return home, घर वापस आना, यहाँ पर क्या सिंबलाइज करता है? Beside the literal act of returning, मतलब एक तो समझ में आ रहा है कि घर वापस आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे किस चीज का सिंबल है, कैसे इसको सिंबोलिज्म के तौर पे यूज किया गया है? तो ये दिखाता है कंफर्ट, सेफ्टी एंड एंड ऑफ डेज वर्क, कि मतलब दिन का काम खत्म हुआ, अब घर पे वापसी हो रही है कंफर्टली और सेफली। देन आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट टेल्स अस एवरी वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिस्टिंक्ट। हर वर्कर का जो काम है वो अलग तरीके से, डिस्टिंक्ट तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। ये किस फ्रेज से पता चलता है? सो ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, मतलब हर जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना अपना काम, वो सिर्फ उनसे बिलोंग करता है और किसी से नहीं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल वर्ड। फॉर द फीट that walk, run, dance, run, jump, return refers to the usefulness and importance of shoes. Okay, now next देखते हैं। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी शू भी कर सकते हो। ओके, नाउ अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ 6 क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है व्हाई डज द पोएट से आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वैरिड वोकेशंस आई हियर। तो इसका आंसर है द पोएट सेज दिस टू शो दैट इंडिया सेलिब्रेट्स द वर्क ऑफ पीपल इन मैनी डिफरेंट ऑक्यूपेशन। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आंसर इतने बड़े ही लिखवाऊं या और थोड़े बड़े लिखवाऊं, ठीक। देन व्हाट डज द इलेक्ट्रीशियन हमिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर वर्क सजेस्ट। इलेक्ट्रीशियन जो है वो हम कर रहे हैं, मतलब गुनगुना रहे हैं, है ना। तो ये क्या सजेस्ट करता है? तो इट सजेस्ट दैट इलेक्ट्रीशियन एंजॉयज हिज वर्क एंड डज इट हैप्पीली, कि वो खुश होकर अपना काम कर रहे हैं। नाउ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। इस लाइन का मतलब क्या है? सो इट मीन्स दैट अ पर्सन्स वर्क रिफ्लेक्ट्स who they are and becomes part of their identity, कि वो कौन है और उनका काम ही उनकी क्या बन रहा है? आइडेंटिटी बन रहा है। आप में से किसी को भी अगर पीडीएफ फॉर्म में ये चाहिए नोट्स वगैरह चैप्टर के रिवीजन के लिए या क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ फोर्थ है डू यू थिंक द रोल ऑफ ऑल पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वोकेशंस इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ? सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। क्या ये जो भी वोकेशंस है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, इनका काम हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है? क्यों है? इसका रीजन भी बताना है। सो यस, ये बहुत जरूरी है बिकॉज ईच वोकेशन हेल्प सोसाइटी एंड सपोर्ट आवर डेली लाइफ इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं। व्हाई इज द पोएट सेलिब्रेटिंग ऑल द वोकेशंस इन द पोएम? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर कॉन्टेक्स्ट। पोएट जो है सेलिब्रेट कर रहे हर तरीके के वोकेशंस को, इसे हमें एग्जांपल्स देना है। सो द पोएट सेलिब्रेट्स ऑल वोकेशंस टू शो रेस्पेक्ट फॉर वर्कर एंड हाईलाइट द डिग्निटी ऑफ लेबर। देन हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजरी टू ब्रिंग out the beauty of everyday work? हमने इमेजरी की बात की थी। So poet describes sounds, movements and activities of workers so that readers can imagine the scenes clearly. Now next section देख लेते हैं vocabulary in context. So people of different vocations are being described in the poem. तो हमें उनके vocations को जो ये words दिए गए हैं उनके साथ description में मैच करना है। So जो ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है और ग्रो करता है गार्डन के प्लांट्स, तो उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है, पहले में ही आएगा। देन अ ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो आशा वर्कर बोलते हैं इसको। अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क बनाने का काम जो करते हैं उन्हें कहते हैं सेरिकल्चरिस्ट। देन अ पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, जो स्वीट्स और चॉकलेट्स बेचने का काम करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कन्फेक्शनर। देन अ मेटल वर्कर, जो मेटल का काम करते हैं, स्पेशलाइज इन वर्किंग प्रेशियस मेटल, जैसे गोल्ड ज्वेलरी या ज्वेलरी बनाना या जो कीमती पत्थर होते हैं उनका काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो वर्ड दिया है गोल्ड स्मिथ। ओके, देन अ पर्सन हु फ्यूजेस मटेरियल टुगेदर, जैसे लोहे के 2 पार्ट्स हैं उनको साथ में जोड़ने का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेल्डर, वेल्डिंग करते हैं। ओके, अब ये जो आशा वर्कर यहाँ पर आया है ये क्या होता है? तो ASH है, ये कैपिटल लेटर में क्यों लिखा है? क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। सो एक्रेडिटेड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, ये ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसमें हेल्थ वर्कर्स आते हैं और ये किसके अंडर वर्क करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के अंडर वर्क करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, मीरियड जैसे वर्ड दिया और यहाँ 3 वर्ड्स दिए, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। क्या? सिनोनिम। सिनोनिम आपको पता है कि एक जैसे, जैसे कि मैंने बोला बिग, इसका सिनोनिम हो जाएगा लार्ज, ह्यूज, मतलब ये सबके मीनिंग लगभग लगभग सेम है। तो ऐसे मीरियड मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसमें इनन्यूमरेबल, न्यूमरस, एबेंडेंट, ये तो सारे मिलते जुलते हैं, मतलब जिसकी कोई संख्या ना हो, असंख्य, बहुत सारा। लेकिन काउंटेबल तो अपोजिट हो गया, काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हो, तो ये अलग हो गया। ह्यूज मतलब होता है रंग, तो रंग में शेड्स आ गया, कलर्स आ गया, टिंट्स आ गया, लेकिन ड्राइंग इसका ये अलग वर्ड है। प्रिसिशन, प्रिसिशन मतलब एग्जैक्ट, सटीक तरीके से, तो एग्जैक्ट, एक्यूरेसी, करेक्ट, ये सारे सेम है। कैलकुलेशन इसमें अलग है। फिर वरिड, वरिड असॉर्टेड, डाइवर्स, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, ये डिफरेंट, असॉर्टेड और डाइवर्स ये अलग अलग हो गए। देन डिलीशियस, डिलीशियस मतलब होता है टेस्टी, माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आना, टेस्टी, फ्लेवरफुल। सो इनएडिबल, इनएडिबल मतलब क्या होता है? खाने योग्य, और इनएडिबल मतलब क्या होता है? जो ना खा सके, ठीक। सो डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। तो ये मैंने मीनिंग भी लिख दिए। नाउ लिसन एंड रिस्पॉन्ड। अब यहाँ 262 पेज जो है आपकी बुक का, वहां एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है। व्हाट डज द बॉय यूज टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द टूल। तो यहाँ पे हम पहले उस ट्रांसक्रिप्ट को रीड करते हैं, और क्वेश्चंस जो हैं वो आगे पूरे डिटेल में मैंने कराए हुए हैं। तो चलिए ट्रांसक्रिप्ट रीड कर लेते हैं। गिफ्ट ऑफ ग्रेस, ऑनरिंग आवर वोकेशंस। सो बॉय कहता है, यहाँ क्या दिया गया है? यू विल लिसन टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, वो डिस्कस कर रहे हैं ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन को, काम को डिस्कस कर रहे हैं। आप जैसे जैसे सुनेंगे आगे क्वेश्चन है उसका 2 या 3 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स में, ओके। सो लड़का कहता है, हेलो अरुणा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अरुणा तुम कहाँ से आ रही हो? तो गर्ल कहती है, ओ आई एम जस्ट ऑन माई वे बैक फ्रॉम द फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री से वापस आ रही हूँ। आई हैड गॉन टू ड्रॉप माई मदर्स लंच बॉक्स, मैं अपनी मम्मी का लंच बॉक्स ड्रॉप करने गई थी। इट्स वोकेशन टाइम फॉर मी, ये इट्स वेकेशन टाइम फॉर मी, मेरा अभी वेकेशन चल रहा है। आई वॉन्ट हर टू हैव वार्म फूड, तो मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी गर्म खाना खाएं। दैट्स द रीजन आई पैक इट फ्रेश एंड टेक इट टू हर दीज डेज, इसीलिए मैं गरम गरम बनाकर उनको देने जाती हूँ। तो लड़का कहता है, दैट्स हार्ट वार्मिंग, व्हाट डज योर मदर डू इन फैक्ट्री। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है ये सुनकर। तुम्हारी मम्मी फैक्ट्री में करती क्या है? तो वो लड़की क्या कहती है, आगे पढ़ते हैं। सो Girl, the factory is an automobile spare part manufacturing unit and she is the line supervisor. मेरी मम्मी लाइन सुपरवाइजर की पोस्ट पे हैं। उस फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल, जो ये गाड़ियां वगैरह होती हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। She checks the smooth functioning of the manufacturing process. वो जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसको देखती हैं कि स्मूथली चल रहा है कि नहीं, और क्वालिटी कैसे है पार्ट्स के, अच्छे से क्वालिटी लेवल पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर लेवल पे, ठीक है। तो लड़का कहता है, वाओ दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज माई फादर इज एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मम्मी के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे भी पापा क्या है, मैकेनिक है ऑटोमोबाइल जो फैक्ट्रीज होती है उसमें। सुपरवाइजर जो है एट हिज वर्क शॉप ऑल्सो हैड टू डू ऑल दैट, उनकी दुकान में भी जो सुपरवाइजर हैं उसको ये सब काम करना पड़ता है। तो लड़की कहती है, एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक, दैट्स इंटरेस्टिंग, नो वंडर यू वर सो गुड विद मैकेनिकल डेमोन्स्ट्रेशंस ड्यूरिंग द साइंस एग्जीबिशन। इसीलिए जब साइंस के एग्जीबिशन वगैरह होते हैं तो तुम इतने अच्छे से जो प्रेजेंटेशन होता है मैकेनिकल चीजों का वो कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे पापा ऑटोमोबाइल मैकेनिक है, तुम्हें नॉलेज है इस चीज का। आई कैन आइडेंटिफाई द स्मॉलर पार्ट्स एट माई मदर्स फैक्ट्री बट आई एम क्लूलेस अबाउट देयर एप्लीकेशन। मैं छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं फैक्ट्रीज में जो बनते हैं वो मैं आइडेंटिफाई तो कर पाती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनका काम क्या है, वो एप्लीकेशन उनका क्या है, ठीक है। नाउ लड़का हंसते हुए कहता है, फादर लेट्स मी गो थ्रू हिज टूल किट ओवर द वीकेंड्स इफ आई वांट टू। हर हफ्ते में जब मैं चाहता हूँ कि सप्ताह का जब अंत होता है सैटरडे संडे को, मैं चाहता हूँ तो मेरे पापा सारी टूल किट्स मुझे दिखाते हैं, समझाते हैं। आई ऑफन यूज टॉय कार्ड्स टू डिस्कस डिटेल्स एंड यूज विद हिम। मैं टॉय कार्ड्स यूज करता हूँ डिटेलिंग के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो लड़की कहती है, वंडरफुल, आई लव टू ज्वाइन इन द नेक्स्ट टाइम मुझे भी बुलाना, मैं भी सीखना चाहूंगी। तो लड़का कहता है, ऑफ कोर्स यू आर वेलकम, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट था। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस बेसिस पे। सो 3-3 वर्ड में हमें आंसर करना है ना। व्हाट डज द बॉय यूज टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ टूल। क्या यूज करता था लड़का टूल्स की डिटेल समझने के लिए? टॉय कार्ड्स। 2 या 3 वर्ड में हमें आंसर करना था। नाउ नेक्स्ट है, The girl is dash about taking food for her mother at factory. तो happy about. The boy thinks, ये वाला आएगा है ना। The boy thinks that the job of girl's mother carries a lot of responsibility. Then third is,
Girl dash why boy is good at science exhibition realizes. Then girl shares her wish about joining the weekend discussion on tool. अब नेक्स्ट है स्पीकिंग एक्टिविटी। यहाँ क्या दिया गया है? द पोएट स्पीक्स ऑफ सेवरल ऑक्यूपेशन इन द पोएम। कवि जो है उसने बहुत सारी ऑक्यूपेशन के बारे में बात की है कविता में। आपको ग्रुप बनानी है 5 और अलॉट रोल ऑफ एनी 5 वोकेशंस दैट पोएट टॉक अबाउट। किसी भी 5 वोकेशंस को 5 ग्रुप में बांट देना है आपको, और उसके बाद ईच स्टूडेंट इन द ग्रुप विल रिप्रेजेंट 1 वोकेशन, और हर बच्चा जो है एक एक वोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। हर बच्चा जो है 1-2 मिनट तक बोलेगा वोकेशन के ऊपर कि वो कौन है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, कैसा एक्सपीरियंस उसको काम करते वक्त होता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और मैसेज क्या है लोगों के लिए। तो ऐसे 5 कोई से भी वोकेशंस के लिए आपको करना है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो किसी बच्चे ने कारपेंटर चुना, ठीक है। सो आप पहले तो बताओगे आप कौन हो, आपका काम क्या है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अ कारपेंटर। माय वर्क इज टू मेक थिंग्स फ्रॉम वुड लाइक टेबल्स, चेयर्स, डोर्स, विंडोज। आई वर्क इन वर्कशॉप्स and at construction sites. My work needs skills, patience, and accuracy. Sometimes the work is difficult because it takes a lot of time and effort. I also have to measure everything carefully so that the furniture is perfect. My message for everyone is respect every profession because every worker helps in building and improving our society. तो इस तरीके से अलग अलग वोकेशंस के बारे में आपको खुद से लाइंस क्रिएट करके लिखनी है। अब हम राइटिंग स्किल्स देख लेते हैं। राइटिंग टास्क वाला जो सेक्शन है, सो योर स्कूल विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ करियर मेला। आपका स्कूल जो है करियर मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें इन विच स्टूडेंट्स आर टू बी मेड फैमिलियर विद द डिफरेंट करियर ऑप्शंस। उस करियर मेला में क्या होगा, बच्चों को अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पोस्टर जो है उस इवेंट से रिलेटेड नीचे दिया गया है, आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे बॉक्सेस रहेंगे इसमें, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर यहाँ लिखोगे, है ना, फिर इवेंट होगा, कौन सा इवेंट है उसका नाम, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीजें यहाँ लिखेंगे। फिर हाईलाइट्स, तो इस तरीके से पूरा आपको दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। आप इस तरीके से, जैसे कि मान लो आपके स्कूल का नाम, फिर करियर मेला है, यहाँ डेट आ गई, टाइम आ गया, स्कूल ऑडिटोरियम, देन हाईलाइट्स क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर्स प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्ट्रीम्स। यहाँ हाईलाइट और अट्रैक्शन में ये वाले पार्ट्स हैं। काउंसलर्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इंटरैक्टिव सेशंस विद प्रोफेशनल्स, देन चार्ट योर फ्यूचर एट करियर मेला। टिकट्स जो है वो फ्री हैं, एंट्री टिकट या कोई चार्जेस है तो वो लिख सकते हैं। स्पॉन्सर है लोकल एजुकेशन ट्रस्ट, और इशूइंग अथॉरिटी है एबीसी पब्लिक स्कूल। आपका जो स्कूल है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो ये पोस्टर राइटिंग आपको आएगी एग्जाम में। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। सो पोस्टर इज यूज टू अनाउंस एन इवेंट। ये किसी इवेंट को अनाउंस करने के लिए बनाया जाता है। इसमें फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। पहले तो एक बॉक्स बनाना होता है इसको लिखने से पहले, जैसे नोटिस राइटिंग में होता है। फिर विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। देखो ना कितना सुंदर साफ सुथरा दिख रहा है ना। यहाँ पर भी थोड़ा सा एक डायग्राम है, यहाँ पर भी है। ये देखो फ्लावर्स का इन्होंने बुलेट्स यूज कर रखा है, राइट। तो इस तरीके से अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। लेटर्स जो है डिफरेंट फॉन्ट और साइज के होने चाहिए, मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए। देखो यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो कैपिटल है, बोल्ड है। यहाँ ये बोल्ड है लेकिन यहाँ ये कैपिटल है लेकिन बोल्ड नहीं है। यहाँ पर ये बड़ा है और यहाँ पे जो फॉन्ट्स है छोटे हैं। तो सुंदर बनाने के लिए इस तरीके से आप फॉन्ट्स और लेटर्स में चेंज कर सकते हो। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग होनी चाहिए, मतलब जितना स्पेस इधर छोड़ रहे हो उतना इधर, मतलब एक तरीके से अच्छे से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। वर्ड लिमिट 50 होती है, 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको लिखना होता है। ओके, सो दिस वाज द पोस्टर राइटिंग। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लास्ट में दिया हुआ है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो आपने बहुत सारी पोएम्स और सॉन्ग्स पढ़े होंगे रिलेटेड टू चाइल्डहुड फैसिनेशन अबाउट डिफरेंट वोकेशंस इन इंग्लिश एंड इन योर ओन लैंग्वेज। नाउ रीड एंड एंजॉय द पोएम गिवन बिलो। अलग अलग काम से रिलेटेड आपने बहुत सारी ऐसी पोएम्स वगैरह पढ़ी होंगी। नीचे एक पोएम दी गई है, इसको आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। पोएम का नाम है द लैम्प लाइटर। यस, तो पढ़ते हैं। माई टी इज नियरली रेडी एंड द सन हैज लेफ्ट द स्काई। मतलब मेरी चाय लगभग लगभग रेडी है, तैयार है, और सूरज अब आसमान से डूब चुका है। इट्स टाइम टू टेक द विंडो टू सी लिरी गोइंग बाय। मतलब ये टाइम क्या है कि खिड़की पर जाकर लिरी, लिरी मतलब होता है पुराने समय में जो सड़क के किनारे लाइट जलाने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे उनको कहते हैं। तो अब शाम हो चुकी है, सूरज डूब चुका है, चाय रेडी है। अब खिड़की के पास खड़े होकर लिरी को जाते हुए देखने का समय हो गया है। फॉर एवरी नाइट एट टी टाइम एंड बिफोर यू टेक योर सीट। हर रात यहाँ पर, क्योंकि हर रात चाय के समय और वहां पर जो सीट है उस पर बैठने से पहले, विद लालटेन एंड विद लेडर ही कम्स पोस्टिंग अप द स्ट्रीट। एक लालटेन के साथ और एक लेडर, इस तरीके की सीढ़ी के साथ वो सड़क पर लैंप जलाते हुए आता है।
नाउ टॉम वुड बी अ ड्राइवर एंड मारिया गो टू सी। टॉम जो है वो ड्राइवर बनना चाहता है और मारिया समुद्र में काम करना चाहती है। एंड माई पापाज अ बैंकर एंड एज रिच एज ही कैन बी। और जो मेरे पापा हैं एक बैंकर हैं और बहुत अमीर हैं, जितना अमीर हो सकते हैं उतना अमीर हैं। बट आई व्हेन आई एम स्ट्रॉन्गर एंड कैन चूज व्हाट आई एम डू। लेकिन जब मैं बड़ा और मजबूत हो जाऊंगा, मतलब बड़ा समझदार खुद से फैसले लेने वाला हो जाऊंगा, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहता हूँ। ओ लिरी आई विल गो राउंड एट नाइट एंड लाइट द लैम्प्स विद यू। तो फिर यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है कि ओ लिरी, मैं रात में तुम्हारे साथ जाकर लैंप जलाऊंगा। देन फॉर वी आर वेरी लकी विद अ लैंप बिफोर द डोर। क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे दरवाजे के सामने ही एक लैंप है ना, उसे देखने का मौका मिलता है। एंड लिरी स्टॉप्स टू लाइट इट एज ही लाइट सो मेनी मोर। और जो लिरी है उसे भी जलाने के लिए यहाँ पर रुकता है, जैसे कि वो और बाकी लाइटों को जलाने के लिए रुकता है। एंड ओ बिफोर यू जरी बाय विद लेडर एंड विद लाइट। और कहता है और जब तुम सीढ़ी और रोशनी लेकर जल्दी जल्दी जाते हो। ओ लिरी सी अ लिटिल चाइल्ड एंड नॉट टू हिम टू नाइट। अब वो लिरी को कह रहा है कि आज रात इस छोटे से बच्चे को देखना, मतलब मुझे देखो और मुझे देखकर मुस्कुराओ। ये R.L. स्टीवेंसन द्वारा लिखी गई कविता है। तो अगर इस पोयम को मैं समराइज करना चाहूँ तो इसमें क्या कहा गया है, इस कविता में एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपनी भावनाओं को दर्शाता है, जो हर शाम एक लैंप लाइटर, सड़क के किनारे लैंप जलाने वाला जो है उसको देखता है। जब शाम होती है, सूरज डूब जाता है, तो वह व्यक्ति सीढ़ी और लालटेन लेकर आता है और सड़क के किनारे लैंप जलाता है। बच्चा बताता है कि उसके दोस्त अलग अलग पेशा अपनाना चाहते हैं। उसके पापा कुछ और करते हैं, उसकी मम्मी कुछ और करती है, लेकिन जब वह खुद बड़ा होकर डिसाइड करेगा कि वो क्या कर सकता है, तो वो कहता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं लैंप लाइटर बनूंगा, इसकी तरह लिरी बनना चाहूंगा, क्योंकि उसे वह काम बहुत पसंद है, उसे ये काम रोचक और खास लगता है। ठीक है, कविता में अंत में बच्चा चाहता है कि जब लैंप लाइटर उसके घर के सामने आए तो वह उसे देखे और मुस्कुराए, है ना, मतलब कि ऐसा दिखाए कि हाँ उसने उसे देखा। तो इस कविता में जो मेन चीज है इस पोयम में, वो बच्चों को अलग अलग कामों को करने की प्रेरणा सिखाता है और हर काम महत्वपूर्ण है ये बतलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ जाना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एक कोई वोकेशन के बारे में अपने चॉइस की, और एक प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। ठीक है, रीजन लिखना है आपने वो क्यों चुना एंड हाउ इज इट हेल्पफुल टू सोसाइटी एंड सेल्फ, तो ये आपको खुद करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अ जापानीज हाइकू। हाइकू एक तरीके की पोयम होती है, ऐसे 3 लाइनों में होती है। देखो, मेकअप योर माइंड स्नेल, यू आर हाफ इनसाइड योर हाउस एंड हाफ वे आउट। तो ये हाइकू का मतलब क्या होता है? हाइकू एक तरीके की ट्रेडिशनल जापानी पोएट्री का एक फॉर्म है, एक कविता लिखने का तरीका है जापानीज। ठीक है, नाउ अ वेरी शॉर्ट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 17 सिलेबल। इसमें ना 17 सिलेबल होते हैं। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल वर्सेस होते हैं जो 3 लाइनों में डिवाइड होते हैं, 1 2 3। पहली जो लाइन है उसमें 5 सिलेबल होते हैं, दूसरी जो लाइन है उसमें 7 सिलेबल होते हैं, और तीसरी जो लाइन है उसमें 5 सिलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये सिलेबल क्या होता है मैं थोड़ा सा आगे बता दूंगी। तो ये हाइकू जो है हमें सिखाता है कि निर्णय लेना क्यों जरूरी है, बीच में अटके रहने के बजाय हमें तय करना चाहिए कि करना क्या है। देखो ये लिखा है, मेकअप योर माइंड, आप अपना मन बना लो। स्नेल जो धीरे धीरे रेंगते ना, घोंघा एक तरीके का होता है, स्नेल सांप की तरह दिखता है, आप देखना है, सर्च करना। ठीक है, तो उसे कह रहा है कि आप तुम अपना मन बना लो। योर हाफ इनसाइड योर हाउस, वो जो स्नेल का ऊपर का खोल होता है वो आधा उसके अंदर घुसा रहता है ना, मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं साइड में, तो अंदर घुसा रहता है और आधा वो क्या रहता है, बाहर रहता है। तो या तो आप अंदर रहो या बाहर रहो, अटके मत रहो, बीच में काम करो, जो तुम्हारा काम है उसको करो। अब ऐसे ही एक पोएम आपको, नाउ क्रिएट अ हाइकू पोएम एंड शेयर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, तो ये हम करेंगे। उससे पहले सिलेबल क्या होता है उसका एक शॉर्ट नोट में बता देती हूँ आपको। तो सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट वी प्रोनाउंस इन 1 सिंगल साउंड और बीट। जैसे एक साथ जो बोलते हैं हम उसे हम 1 सिलेबल बोलेंगे, जिसमें पॉज आ रहे हैं 2 बार तो उसे 2 सिलेबल बोलेंगे। जैसे सन, सन बोलते वक्त आप एक बार भी नहीं रुके, सन, है ना। लेकिन टेबल, टेबल, स न ऐसा नहीं बोलते, स न। देखो 2 मात्राएं आ गई ना, टे और बल। ये सन क्या है, एक जैसी मात्रा है, कोई बिना मात्रा के। पोएट्री, तो पो ए ट्री, देखो, है ना, यहाँ पे 2 बार मात्राएं जो है 3 बार चेंज हो रही थी, 3 सिलेबल। कितनी बार पॉज आ रहा है बोलते वक्त। तो हाइकू पोयम जो होती है उसमें 5, 7 और 5 का सिलेबल पैटर्न होता है। अब हमें खुद से एक हाइकू पोयम लिखनी थी, मैंने यहाँ लिख के दिखा दी है। सॉफ्ट विंड इन द ट्रीज, बर्ड सिंग इन द मॉर्निंग लाइट, सन वार्म्स द ग्रीन फील्ड।
ओके, सो इसके साथ हमने ये जो चैप्टर है वो कवर कर लिया है। कंटेंट शीट देख सकते हो, इसमें पहला चैप्टर हमारा हो गया, दोनों पार्ट्स हो गए, दूसरे के भी दोनों पार्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विंड्स ऑफ चेंज एंड कैनवास और सॉइल, थर्ड चैप्टर देखेंगे। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक आप यहाँ देख ही सकते हैं, इस पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। और नोट्स वगैरह चाहिए, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.